बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हमारा CS 304 कलेक्शन नंबर 23 है, 32 है, सॉरी 32 है, 22 कह रहा हूँ, 32 है, जिसके अंदर हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे दोस्तों। सो जेनेरिक प्रोग्रामिंग दोस्तों क्या होती है? जेनेरिक प्रोग्रामिंग ये होती है कि जब आप एक चीज़ को मल्टीपल चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करते हो, यानी एक ऐसी चीज़ जो मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स में कन्वर्ट की जा सके, ऐसी चीज़ को हम जेनेरिक चीज़ कहते हैं। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग मीन आप समझ ही गए होंगे, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग के अंदर हर तरह की डाटा टाइप का काम कर सकें, ऐसी प्रोग्रामिंग को हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लें जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग रेफर्स टू प्रोग्राम्स कंटेनिंग जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शंस, यानी जेनेरिक प्रोग्रामिंग रेफर करती है एक ऐसे प्रोग्राम्स को जो कंटेन करते हैं जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन। जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन मीन यानी उनके पास एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो हर तरह की डाटा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो इंट में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्लॉट में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो करैक्टर में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो बूलियन में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो डबल में भी कन्वर्ट हो जाती है। यानी आपकी एक ऐसी डाटा टाइप आज मैं आपको सिखाऊंगा जिसको हम जेनेरिक डाटा टाइप कहते हैं, जो आपकी हर तरह की जो डाटा टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देन वो कहता है देन वी इंस्टेंटिएट दैट जेनेरिक प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन और क्लास फॉर अ पर्टिकुलर डाटा टाइप। सच एब्स्ट्रैक्शन कैन वर्क विद मैनी डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ डाटा। यानी ये कहता है हम जो जेनेरिक प्रोग्रामिंग करने लगे ना, इसके अंदर हम फंक्शंस को भी और क्लासेस के अंदर भी पर्टिकुलर डाटा टाइप, यानी किसी एक जो हमारी जेनेरिक डाटा टाइप है उसको हर तरह की डाटा टाइप के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये होगी जेनेरिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन। और ये क्या जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है आपको समझ आ गई है कि एक ऐसी डाटा टाइप जिसको हम हर तरह की डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी जेनेरिक डाटा प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस। कहता है इसके 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला जी रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? ज़ाहिर बात है, देखें एक डाटा टाइप है, आपको डिफरेंट डाटा के लिए बार बार डाटा टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक ही कोड है जिसको आप डिफरेंट डाटा टाइप के लिए बार बार क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो कोड कैन वर्क फॉर ऑल डाटा टाइप्स, तो ये क्या होगा? रीयूजेबिलिटी। उसके बाद राइटेबिलिटी। राइटेबिलिटी क्या होता है? यानी राइटेबिलिटी ये है कि मान लो एक ही कोड आपने लिखा और उस कोड को आपने डिफरेंट डाटा टाइप के लिए यूज़ कर रहे हो, तो क्या हुआ? आपका टाइम सेव होगा। क्यों? क्योंकि आपको हर डिफरेंट डाटा टाइप के लिए कोड लिखना नहीं पड़ेगा अलग अलग। तो अगर आपको हर डाटा टाइप के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़े तो आपका क्या होगा? टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कोड भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही फंक्शन जो है मल्टीपल डाटा टाइप के लिए यूज़ कर लो, जिसे हम जेनेरिक कोड कह रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे एक ही कोड मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होगा। सो आपका हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और कोड भी बहुत स्मार्ट होगा। उसके बाद मेंटेबिलिटी। मेंटेबिलिटी मीन जैसा कि नाम ज़ाहिर हो रहा है कि जनाब अपने प्रोग्राम को मेंटेन करना, यानी उसमें अगर कोई बग आ गया तो उसको सही करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। ईजी क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों सारी बात है, आपके पास कोड स्मार्ट है, कोड छोटा है। एक कोड बड़ा हो उसमें एरर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक कोड छोटा हो उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ईजी होता है। सो ये 3 एडवांटेजेस कौन कौन से हमने पढ़े हैं? रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी और मेंटेबिलिटी। ये 3 एडवांटेजेस किसके हैं? जेनेरिक प्रोग्रामिंग के। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास टॉपिक टेम्पलेट्स के। टेम्पलेट जो हैं ये बेसिकली जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होते हैं। ओके जी, अब टेम्पलेट्स दोस्तों 2 तरह से यूज़ किए जाते हैं। इसकी 2 काइंड्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स, एक होते हैं क्लास टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट्स वो होते हैं जो जनाब आपके जनरल फंक्शंस होते हैं, यानी ऐसा फंक्शन टेम्पलेट वो होते हैं जिसके अंदर हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं, एक ऐसा जनरल फंक्शन बनाते हैं जिसको हम अपनी हर तरह की डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्लास टेम्पलेट का मीन कि ऐसी क्लास, एक ऐसी जनरल क्लास जिसके अंदर हम अपनी हर तरह की डाटा को सॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सके, उसको हम क्लास टेम्पलेट कहते हैं। सो टेम्पलेट्स की 2 टाइप्स होगी। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन टेम्पलेट कवर करने हैं, जो कि क्लास टेम्पलेट है। ये नेक्स्ट लेक्चर 33 के अंदर हम यानी 33 के अंदर कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 33 में। उसके बाद आ जाता है जी जो आज हमने पढ़ना है फंक्शन टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फंक्शन टेम्पलेट कैन बी पैरामीटराइज्ड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, यानी एक ऐसा फंक्शन जो आपके पैरामीटराइज्ड जो ऑपरेटर होते हैं, यानी जो आप ऑपरेटर हासिल कर रहे हो, पैरामीटर जो आप नीचे से हासिल कर रहे हो, कहता है उन पैरामीटर्स को ऑपरेट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स के साथ। ठीक है, यानी आप डिफरेंट डाटा टाइप के साथ उस एक फंक्शन को जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। सो इसकी ये डेफिनेशन होगी। बस ये इसमें यही थ्योरेटिकली यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारी प्रैक्टिकल हैं। चलें आप चलते हैं और जाके सबसे पहले देखते हैं कि हमें फंक्शन टेम्पलेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फंक्शन टेम्पलेट को करने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है वाइड टेस्ट के नाम से, या मान लो प्रिंट के नाम से, प्रिंट, ठीक है। और इस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने 2 पैरामीटर लेने हैं,
नीचे से, यानी 2 आर्गूमेंट लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है जी। अब मैंने इनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिख दिया सी आउट और यहाँ बैक स्लैश मैंने कर दिया और मैंने कहा ए, और ए की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। उसके बाद मैंने बैक स्लैश लगाया ताकि 8 स्पेसिस आ जाएँ। उसके बाद मैंने कहा बी और उसके बाद मैंने बी की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। ओके, इतना मैंने कर लिया। अब दोस्तों जब मैं इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा तो कैसे करूँगा कॉल, तो मैंने कहा यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को मैंने कॉल किया और उसको कितनी वैल्यू भिजवानी है, 2, किस टाइप की, इंट टाइप की। सो यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू भिजवाई 10, देन दूसरी वैल्यू भिजवाई 20। सो 2 वैल्यूज भिजवा के मैंने इसको किया कंपाइल एंड रन। तो ये देखें दोस्तों, ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 20। अब मान लें दोस्तों मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी विश ये है कि मैंने इस प्रिंट फंक्शन को जब कॉल करना ना, इस प्रिंट फंक्शन को जब मैंने कॉल करना है तो मैंने इसको फ्लोटिंग वैल्यू भिजवानी है कुछ इस तरह से। प्रिंट फंक्शन को मैंने कॉल किया, प्रिंट फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, उसको 2 फ्लोटिंग वैल्यू भिजवाना चाहता हूँ, एक 10.5 और दूसरी कामा 33.5। तो ये 2 वैल्यूज़ भिजवाना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये 2 वैल्यूज़ कौन सी हैं, फ्लॉट टाइप की। तो जिस टाइप की आपको पता है ना, हम नीचे से वैल्यू भिजवाते हैं उसी टाइप के ऊपर जाकर डाटा हमने बतानी होती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो नीचे से हमें 2 वैल्यूज़ किस टाइप की मिलनी है, फ्लॉट टाइप की। तो यहाँ पे हमें इंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्लॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हमें चेंजिंग करनी पड़ रही है। हमें यहाँ तो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या था कि आप फिर एक नया फंक्शन बनाते जिसके अंदर आप जो है फ्लॉटिंग के लिए पैरामीटर पास करते, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस तरह यानी डुप्लीकेट कर लेते इसको, कुछ इस तरह कह रहा हूँ आपको। अगर आपको मैं एक दफ़ा करके दिखा दूँ तो कुछ इस तरह कह रहा हूँ, मतलब आपने कोड बड़ा लेंथी कर दिया। आपने एक दफ़ा इंट के लिए बनाए, एक दफ़ा ये फंक्शन इंट के लिए बनाया आपने, दूसरी दफ़ा आपने फ्लॉट के लिए बनाया, ठीक है जी। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँ तो यहाँ पे देखो ये मुझे कह रहा है 10.5 कहता है कॉल ओवरलोडेड फंक्शन, यानी आप कॉल कर रहे हो ओवरलोडेड फंक्शन को। सो यहाँ पे आप थोड़ा नाम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा आप ना करो, ज़्यादा बेस्ट है। सो मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप नाम चेंज करके रख लेना इसका, ठीक है। इसका नाम print1 एंड print2 कर लेना, ओके जी। तो ठीक है जी, इतना। अब देखो मुझे टाइप चेंज करनी पड़ी है। क्यों टाइप चेंज करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने नीचे से फ्लोटिंग वैल्यू भिजवाई है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो दोस्तों ये आपका टेम्पलेट नहीं अभी मैं करवा रहा, अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि टेम्पलेट की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें, ठीक है जी, टेम्पलेट बनाने की। अब देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे ही फ्लोटिंग की जगह पे वैल्यू भिजवानी हो, कौन सी भला, मैंने प्रिंट फंक्शन को वैल्यू भिजवानी है करैक्टर टाइप की, मतलब करैक्टर H और दूसरा करैक्टर मैंने भिजवाना है, करैक्टर सिंगल कोड में लिखते हैं, सिंगल कोड के अंदर मैंने लिख दिया के, ठीक है, HK लिख दिया मैंने, ठीक है जी। लास्ट बाई लाके सेमीकोलन लगा दिया। अब दोस्तों आप नीचे से कौन सी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू भिजवा रहे हो, करैक्टर टाइप की। दोस्तों यहाँ पे आपकी डाटा टाइप आपको चेंज करनी फिर पड़ेगी, या फिर वही तरीका कि एक नया फंक्शन बनाओ और उसके अंदर डाटा जो है करैक्टर लिख लो, ठीक है, इस तरह। तो देखो दोस्तों हमें बार बार डाटा चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब देखो करैक्टर मैंने भिजवाई, तो यहाँ से मैंने कॉल किया और ये देखो करैक्टर अब आ गया, ए की वैल्यू H और बी की वैल्यू K है, सही है जी, ओके जी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जितनी दफ़ा प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसको डिफरेंट टाइप की वैल्यू भिजवाने के लिए हमें बार बार यहाँ पे डाटा टाइप चेंज करनी पड़ रही है। तो दोस्तों कैसा ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई ऐसी डाटा लिखी हो कि जिसको मुझे यहाँ पे आगे चेंज ना करना पड़े, मैं चाहे जिस तरह की मर्जी वैल्यू भिजवाऊँ। तो ये होते हैं जी फंक्शन टेम्पलेट। तो अब फंक्शन टेम्पलेट बनाने लगे हम। तो फंक्शन टेम्पलेट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हो, जिस फंक्शन को आपने फंक्शन टेम्पलेट बनाना हो ना, उस फंक्शन के शुरू पे आप लिखते हो टेम्पलेट और उसके आगे लेस देन और ग्रेटर देन लगा के आगे उसके अंदर आप लिखते हो क्लास, ये कीवर्ड है, और क्लास के आगे आप अपने टेम्पलेट का कोई भी नाम दे दो। लेट्स से मैंने नाम दे दिया के, ठीक है, मैंने के नाम रख लिया अपने टेम्पलेट का। अब ये जो के है ना बेसिकली आपकी जेनेरिक डाटा टाइप है, ये क्या है, एक डाटा टाइप बन चुकी है। सो अब आप इस के को जिस डाटा की जगह पे यूज़ करोगे ना, तो इस के में आप हर तरह की डाटा जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना कैर, यहाँ पे मैंने के लिख दिया, जहाँ पे ये मैंने लिखा था ना कैर, यहाँ मैं के लिख दिया। अब ये के मेरी जेनेरिक डाटा टाइप है, यानी ये एक ऐसी जेनेरिक डाटा है जिसमें आप जिस तरह की मर्जी आप डाटा भेजोगे ना, ये एक्सेप्ट कर लेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन को पहले इंटीजर वैल्यू भिजवाई, नेक्स्ट टाइम मैंने कॉल किया उसे फ्लोटिंग वैल्यू भिजवाई, नेक्स्ट टाइम मैंने करैक्टर वैल्यू भिजवाई, नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ से फिर प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ से मैंने पहले स्ट्रिंग वैल्यू भिजवाई खीज़र और फिर दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू भिजवाई शाल SHAL शाल, और फिर उसके बाद मैंने फिर प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और इस दफ़ा मैंने उसे ट्रू और फॉल्स भिजवाया, ट्रू कामा फॉल्स, ठीक है जी, ये मैंने भिजवा दिया। अब देखो दोस्तों पहली दफ़ा मैंने फिर प्रिंट फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ मैंने इंटीजर वैल्यू 2 भिजवाई, तो यहाँ पे देखो मैंने कोई इंटीजर लिखा है नहीं ना, लिखा सिर्फ मैंने के लिखा है। तो ये क्या बेसिकली क्या करेगा, ये इस इंटीजर वैल्यू को बेसिकली ये के जो है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खुद ब खुद
जब नीचे से इंटीजर वैल्यू से मिलेंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आपने यहाँ से फ्लोटिंग वैल्यू नेक्स्ट टाइम भिजवाओगे तो ये के खुद ब खुद फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके जब यहाँ से आप करैक्टर वैल्यू भिजवाओगे तो ये के खुद ब खुद करैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये इस तरह से काम करता है। अब एक और चीज़ का आपने खास रखना है, यहाँ से अगर मान लो आपने दो वैल्यू भिजवाई है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ के और के, अब के की मान लो आपने पहली वैल्यू भिजवाई है 10 और दूसरी वैल्यू अगर आप फ्लोटिंग भिजवाओगे ना 20.5, दोस्तों ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि पहली वैल्यू जब 200 जाती है ना, जो भी पहली वैल्यू यहाँ से या पैरामीटर के अंदर जो भी पहली वैल्यू आप भेजते हो, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो और उस फंक्शन को अगर आपने जेनेरिक टाइप दी हो यहाँ पे, तो उसको जो भी आप फर्स्ट वैल्यू भिजवाते हो ना, तो वो जेनेरिक टाइप अपने आप को उस डाटा में कन्वर्ट कर लेती है। जैसे मान लो आपने यहाँ से 10 भिजवाया, पहली वैल्यू 10 भिजवाई, तो ये इसने बेसिकली अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब बेसिकली के ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? इंट में। अब आपने दूसरी वैल्यू किस में भिजवाई है? फ्लॉट में। तो भाई के ने अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब वो फ्लॉट में एक ऐसा नहीं हो जाता कि एक जो जेनेरिक टाइप है वो एक ही टाइम के अंदर अपने आप को दो डाटा में कन्वर्ट करे। एक तो ये तरीका है ना कि आप डिफरेंट कॉलिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप दे रहे हो, कि मतलब पहली दफ़ा आपने जब कॉल किया तो इंटीजर वैल्यू भिजवाई, नेक्स्ट टाइम आपने कॉल किया ये फ्लोटिंग वैल्यू भिजवाई। तो ये एक अलग मेथड है, मतलब ये एक टाइम में नहीं हो रहा। जबकि आपने यहाँ पे आप कुछ और कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, यानी आप कह रहे हो कि एक ही कॉलिंग के अंदर आपने पहली वैल्यू भिजवाई इंट और दूसरी वैल्यू भिजवाई फ्लॉट। ऐसे नहीं होता दोस्तों। अगर आपने ऐसे यहाँ करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको दो जो है वो टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, जेनेरिक टाइप दो यूज़ करने पड़ेंगे, एक के और एक कोई और। तो दो कैसे बनाते हैं? उसके लिए आप यहाँ पे क्लास के आगे लिखोगे कामा, और उसके आगे आप लिखोगे एक और क्लास, मान लो अपने के और एच के नाम से बना लिया। अब यहाँ पे आप के बाद लिख लो एच। अब क्या होगा? बेसिकली पहली दफ़ा आपने वैल्यू भिजवाई 10, अब ये 10 जो है जब जाएगा के पास तो ये के अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद जाएगा 20.6, ये क्या फ्लॉट है, तो ये एच अपने आप को फ्लॉट में कन्वर्ट कर लेगा। तो यानी के ने अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर लिया, एच ने अपने आप को फ्लॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कहो ना कि बस यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, और यहाँ पे पहली वैल्यू इंट है दूसरी वैल्यू फ्लॉट है, तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि के ने अपने आप को पहली दफ़ा इंट में कन्वर्ट कर लिया। अब भाई दूसरी जब यहाँ पे आर्गूमेंट जाएगा फ्लॉट का, तो वो आपको एरर देगा, वो कहेगा भाई आप बेवकूफ़ हो, मैंने अभी अपने आप को ए के लिए, या ये जो ए आर्गूमेंट है इसके लिए मैंने अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर लिया, तो बी के लिए मैं कैसे अपने आप को फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आप दो टेम्पलेट क्लासेस बना लो डिफरेंट जेनेरिक टाइप के लिए। अगर आपने मान लो 3 लेनी है तो 3 जेनेरिक क्लासेस बना लो। तो जितने आपने डिफरेंट टाइप लेनी है एक ही कॉलिंग के दौरान, वन कॉलिंग के दौरान, यानी ये जो आप वन कॉलिंग कर रहे हो, इस वन कॉलिंग के अंदर आपने जितने डिफरेंट वैल्यू भिजवानी है उतने आप अलग अलग टेम्पलेट फंक्शन ले लो। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? टेम्पलेट फंक्शन ही रिमूव कर दिया। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से कर दिया ख़त्म, और यहाँ से इसको मैंने कर दिया ख़त्म। ठीक है जी। अब सॉरी 10,20, और यहाँ पे मैंने क्या दिया? कॉमा लगा के बी। ओके, अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, और ये देखो दोस्तों आपका जो के है वो पहली दफ़ा इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, दूसरी दफ़ा वो फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, तीसरी दफ़ा जब उसे कॉल की तो वो करैक्टर वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, चौथी दफ़ा जब उसे कॉल की तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, और जब पाँचवीं दफ़ा कॉल की तो वो एक बूलियन वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। तो ये दोस्तों आपका टेम्पलेट फंक्शन मैंने आपको करवा दी है। अब मान लो दोस्तों आपने यहाँ पे टेम्पलेट फंक्शन के अंदर आपको जो ए और बी की वैल्यू आई है, मान लो आप चाहते हो ये मैंने वापस रिटर्न करनी है, यानी आप चाहते हो ए और बी को मैं प्लस करके वापस रिटर्न करना चाहता हूँ, और यहाँ पे रिटर्न भी आपने क्या मैंने जेनेरिक टाइप में रिटर्न करना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा ये देखो मैं आपको करवाता हूँ। आपने क्या किया? आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और उसको दो वैल्यू दी 10,20, ठीक है, और फिर आपने क्या किया? यहाँ से ये 10 जाए, ये जाके ए में पुट हो जाएगा, ये जो 20 है बी में, ए और बी को ये प्लस करेगा, 20 + 10 = 30। ये 30 को जब रिटर्न करेगा तो उसकी रिटर्न टाइप क्या है? के, यानी आप कह रहे हो जो के मेरी डाटा है बना जो कि इंटीजर में भी कन्वर्ट हुई है। आपने कहा जेनेरिक, ये जो मेरी जेनेरिक टाइप है ना, इसकी जो भी आंसर आया ना ए बी का वो रिटर्न कर दो। जब ये रिटर्न हो गया यहाँ पे आएगा तो मान लो ये आंसर किस में रिटर्न हो गया आ रहा है? जेनेरिक टाइप, यानी वैसे तो इंट में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंट ए = ऐसे लिख दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो उठ के किस में स्टोर हो जाएगा? इस ए में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एरर आएगा। एरर क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो अभी यहाँ पे देखो हुआ ये कि यहाँ मैंने लिख दिया ए। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट, सॉरी बैकस्लैश एन, और मैंने यहाँ लिख दिया जनाब आंसर इज़, और यहाँ पे मैंने एक आंसर डिस्प्ले कर दिया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। हमने कंपाइलर रन किया और यहाँ पे आंसर इज़ 30 आ गया। ठीक है जी, आंसर इज़ 30 आ गया मेरे पास। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू दी। अगर दोस्तों ये आपका रन ना हो,
आपका ये किसी वजह से रन ना हो। मान लें आपने यहाँ पे के यूज़ किया, टर्मिनेट फंक्शन यूज़ किया के, और यहाँ भी एरर दे कि जनाब ये के जो है मैं इंट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फिर उसका सोल्यूशन बड़ा क्या होता है, उसका सोल्यूशन ये होता है कि ये जो आपने जिस टाइप का आप आंसर रिटर्न करवा रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आपने जिस टाइप का आपको आंसर रिटर्न होके आ रहा है वो वाली डाटा आपने यहाँ पे लिख देनी है। कहाँ पे, ये फंक्शन जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया ना, इस जगह पे आगे आपने लेस देन और ग्रेटर देन लगाना है और इसके अंदर वो वाली डाटा लिख देनी है जिस टाइप के आपको आंसर रिटर्न होके आ रहा है। बस ये इसका सोल्यूशन था। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँ तो देखो अभी भी ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है जी, तो मैंने आपको सोल्यूशन भी इसका बता दिया है। लो जी, आपका टेम्पलेट फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर था, ये जो कोड करवाया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिएगा इसकी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।